हेलो एवरीवन। मैंने 2 वीडियो बनाए लेकिन गड़बड़ हो गई, उसमें वॉल्यूम नहीं आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है बायोलॉजी चल रहा है, विविध वाला चैप्टर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है। खैर आगे आ जाइए। तो ये पूछा है कि मतलब बताया है कि उपकरण चिकित्सा उपकरण है और वो किस काम में आते हैं। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप सभी को पता होगा, हृदय गति के लिए होता है। डॉक्टर वो जो होते हैं हृदय की मतलब हृदय की धड़कन को नापते हैं, या फिर जो हाथ के कई बार हाथ पे भी रिस्ट जो होता है हमारे वहाँ पे भी लगा के देखते हैं। ठीक है, तो धड़कन को स्पंदन को जांचने के लिए होता है। पेसमेकर क्या होता है? हृदय की गति के लिए। ठीक है, अगर हृदय की गति कम या ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए नापने के लिए होता है। पेसमेकर नेचुरली भी हमारे हृदय में होता है। फिर उसके बाद स्पेग्नोमैनोमीटर कंप्यूटर टोमोग्राफी किस लिए होता है? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए होता है। सिटी स्कैन बोलते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी या सिटी स्कैन बोलते हैं, संपूर्ण शरीर के लिए होता है, जांच करने के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उनके लिए होता है। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम क्या होता है? मस्तिष्क के लिए। एक चीज़ याद कर लीजिए, इन दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। मैं कहूँगी कार्डियो वाला याद कर लीजिए, कार्डियो से याद रहेगा कि वो हृदय से रिलेटेड होता है, ये अपने आप हो जाएगा। ऑटो एनालाइज़र तो ये किस लिए होता है? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है। फिर होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI बोलते हैं, ये भी संपूर्ण शरीर के लिए होता है, जाँच के लिए। ठीक है, आगे आ जाइए। ये दिए हुए हैं, कुछ दिवस दिए हुए हैं, सारे इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, कुछ ही हैं। और अब तो नए नए काफ़ी सारे पूछने लगा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखना सभी है लेकिन याद सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला करेंगे। योग दिवस सबको पता है 21 जून। मलेरिया 25 अप्रैल, ये वाला इम्पोर्टेंट है इसमें। तपेदिक याद कर लीजिए, 24 मार्च को पड़ता है। पर्यावरण 5 जून को पड़ता है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को पड़ता है। पशु 4 अक्टूबर। ओजोन दिवस इम्पोर्टेंट है 16 सितंबर। कुष्ठ रोग दिवस इम्पोर्टेंट है जनवरी का अंतिम सप्ताह। मधुमेह 14 नवंबर। एड्स 1 दिसंबर। अल्जाइमर 21 सितंबर। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। थैलेसीमिया 8 मई। पोलियो 24 अक्टूबर। गठिया दिवस 12 अक्टूबर। मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर। ओके, तो एक बार इसे फिर से रिवाइज कीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, सारे नहीं याद करने हैं, जो लेफ़्ट हैंड साइड में टिक लगे हैं इम्पॉर्टेंट है वो। और इसके अलावा ये देख लीजिए कृषि क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं। तो जैसा उत्पादन है, जिस कलर का उत्पादन है उसी प्रकार उसका नाम वैसा ही रख गया है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, दूध से रिलेटेड है तो श्वेत क्रांति, तिल है पीला। ठीक है, मत्स्य नीला, नीली मछली, नई नीली मछली होती है तो समुद्र नीला होता है, इसलिए मत्स्य को नीला से जोड़ दीजिए। झींगा गुलाबी रंग का होता है तो गुलाबी। पेट्रोलियम काले रंग का होता है, काली क्रांति। अंडा पोल्ट्री रजत क्रांति। टमाटर और मांस लाल होता है तो ये लाल क्रांति। आलू गोल माना जाता है, गोल क्रांति। और उर्वरक जो होता है वो भूरी क्रांति। ठीक है, अब ये देख लीजिए संस्थान और उनके स्थान कहाँ पे हैं। ठीक है, केंद्र और उनके स्थान तो इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं बता दूंगी, जैसे कि फिंगर प्रिंटिंग वाला इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पादप जीनोम इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में है। DNA फिंगर प्रिंटिंग हैदराबाद तेलंगाना में है। राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर हरियाणा गुरुग्राम में है। और जैव संसाधन तथा स्थायी विकास संस्थान मणिपुर इम्फाल में है। आगे देख लीजिए, राष्ट्रीय विषाणु वाला कहाँ पे है? विषाणु है, वायरस वाला पुणे में है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? सॉरी, इससे पहले वाला था जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। बीरबल साहनी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल के लिए। बीरबल साहनी कहाँ पे है? लखनऊ में है। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली में है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सूक्ष्म जीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। लखनऊ वाला याद कर लीजिए। केंद्रीय औषधि एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ
राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई, मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद हैदराबाद में है, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये इम्पोर्टेंट है लखनऊ में है, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो इम्पोर्टेंट है नई दिल्ली में है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर ठीक है टेक्नोलॉजी कहाँ कानपुर में है पूछा गया है बहुत बार, पशु वाला बहुत बार पूछा गया है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछा गया है लखनऊ वाला, चावल वाला भी पूछा गया है, चावल का शोध संस्थान कहाँ पर है कटक में है, सब्जी वाला पूछा गया है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, आलू के लिए 2 हैं ठीक है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो केंद्रीय आलू शोध कहाँ पे होता है शिमला में, और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पे है लीमा पेरू में। थोड़ा सा शोर हो रहा होगा पर कोई बात नहीं, मेरा माइक्रोफोन शायद कुछ गड़बड़ कर गया है। क्वेश्चन 1 देखिए, पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है ठीक है, अलवणीकरण अलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम या आरओ बोलते हैं इसको, आरओ वाटर बोलते हैं ना पेयजल, विद्युतीकरण प्रोटीन, विकृतीकरण प्रोटीन, पॉस्चराइजेशन की ये जुड़ा है दूध से ठीक है, तो क्या होता है ये एक प्रक्रिया है पॉस्चरीकरण ठीक है, इसमें क्या होता है सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनकी भंडारण क्षमता को बढ़ा देते हैं, इसीलिए जो नॉर्मल गाय का या भैंस का दूध होता है वो 1 से 1.5 दिन चलता है, और नॉर्मली मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रही हूँ ना, ठंडियों में शायद थोड़ा ज़्यादा चल जाए, लेकिन जो प्लास्टिक वाला दूध होता है पॉलीथीन में आता है वो कई दिन तक 3 से 4 दिन आराम, उनकी डेट ही 3-4 दिन की होती है इस वजह से। क्वेश्चन 2, मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है, तो ये मतलब मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है तो लोहा होता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों एक साथ याद कर लेंगे तो लोहा याद हो जाएगा। मायोग्लोबिन सभी स्तनधारियों सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला क्या है एक प्रोटीन है, लौह इसका आवश्यक घटक है। क्वेश्चन 3 पूछा है कि कुत्ते की कौन सी ऐसी उपजाति है जो भौंकती नहीं है, डिंगो है, वो क्या करती है अलाप वगैरह देती है, एक ध्वनि निकालती है लेकिन भौंकती नहीं है। क्वेश्चन 4 रेड रिबन एक्सप्रेस करंट का क्वेश्चन है 8 से रिलेटेड है। क्वेश्चन 5 एंडोस्कोप के बारे में पूछा है, शरीर के अंदर मतलब डॉक्टर जो है वो शरीर के अंदर एंडोस्कोप करता है, तो क्या है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पे या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। क्वेश्चन 6 मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए टोमोग्राफी ठीक है प्रयोग में लाई जाती है। टोमोग्राफी क्या है, तो ये किस पे मतलब कौन सी इसमें किरण वगैरह यूज़ की जाती है, तो एक्स किरणें यूज़ की जाती हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी या सिटी स्कैन बोलते हैं, ये एक शक्तिशाली अविखंडीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के 2D और 3D चित्र लिए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे कि उसकी विमाएं, आकार, उसके आंतरिक विकार, घनत्व इत्यादि का चित्रण आसानी से लिया जा सकता है। फिर पूछा है कि मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड है, तो ये बच्चों में टीकाकरण से है। क्वेश्चन बहुत पुराना है, 2014 के आसपास का है। क्वेश्चन 8 रिपीटेड है, इंद्रधनुष के बारे में पूछा है। क्वेश्चन 9 रिपीटेड है, इंद्रधनुष के बारे में पूछा है। क्वेश्चन 10 देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है ठीक है। कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में मौजूद एक वसीय अल्कोहल है जो रंगहीन, गंधहीन, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका मानव हृदय रोग से सीधा संबंध है। निरंतर वसा प्रदान भोजन को करने से रुधिर में बहुत सारा वसा वाला भोजन ले रहे हैं, जितना फास्ट फूड है ना ये वही है ठीक है। अब बात यह है कि लोग खाए जा रहे हैं फास्ट फूड और कह रहे हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। भाई साहब फास्ट फूड बंद कीजिए, ये मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट ठीक है, जितने भी फास्ट फूड हैं मतलब बड़ी दुकानों से लेकर ठेले तक में फास्ट फूड बिक रहा है। और
हमारा वाला भी ऐसा नहीं है देसी चीज़ें नहीं हैं। देसी चीज़ें ये सब अपने अपना समोसा और ये सारी जितनी चीज़ें हैं, डीप फ्राई चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो क्यों नहीं होगा लोगों को हार्ट अटैक। और निरंतर वसा प्रधान भोजन को करने से रुधिर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। क्वेश्चन 11 कोलेस्ट्रॉल है क्या है? स्टेरॉयड है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोम युक्त अल्कोहलीय पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित होता है। कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन 12 कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है किससे होता है? धमनियों के कठोर हो जाना। कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। ठीक है, एलडीएल जो होता है यानी निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जो एक कार्यक्रम चलाया गया था नियंत्रण करने के लिए इसमें इसका बताया गया है कि स्तर कितना होना चाहिए शरीर में, तो वो 100 मिलीग्राम या पर डीएल होना चाहिए। ठीक है, इस स्तर से अधिक होने पर कोलेस्ट्रॉल हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों के भीतरी दीवारों में जमा हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक पतली सी नली है, ये आपकी सिराएं हैं, ठीक है, नलियाँ हैं, तो ये क्या होगा? रक्त बह रहा था लेकिन फिर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, अब वो रक्त नहीं बह रहा है, तो फिर क्या होगा? हृदयाघात हो जाएगा। क्वेश्चन 13 चिकित्सक बोलते हैं कि वनस्पति घी की जगह आप नॉर्मल तेल में खाना बनाइए, यानी वेजिटेबल ऑयल में खाना बनाइए। तो पूछा है कि ऐसा क्यों कहते हैं? कि तेल में क्या होता है? असंतृप्त वसाएं होती हैं। ठीक है, और जो घी में पाई जाती है जो संतृप्त वसाएं, उससे ये कम हानिकारक होती हैं। क्वेश्चन 14 मानव शरीर के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है किसका? एचडीएल का। ठीक है, ट्रांस वसा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है क्योंकि यह अच्छे एचडीएल का स्तर कम करता है और हानिकृत एलडीएल का स्तर बढ़ाता है। क्वेश्चन 15 कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत कम होती है। सूरजमुखी एस्टेरेसी कुल के अंतर्गत आने वाला एक आवृतबीजी पौधा है। ठीक है, इसका उपयोग तेल बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन 2004 का है, नहीं बताऊंगी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 17 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। मुझे एक्चुअली याद है इसलिए क्योंकि ये मेरे कज़न का बर्थ डेट है। ठीक है, इस वजह से याद है। एड्स दिवस, ठीक हो गया। क्वेश्चन 19 इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए एड्स वाला इसमें पूछा है तो ये होता है दिसंबर में। ठीक है, और तपेदिक वाला जो मनाया जाता है वो मार्च में मनाया जाता है। तपेदिक टीबी को बोलते हैं, टीबी मार्च। ठीक, कुष्ठ निवारण अप्रैल में मनाया जाता है। नहीं, अप्रैल का ये अल्जाइमर है। ओ सॉरी, एक सेकेंड, जनवरी में कुष्ठ निवारण, जनवरी में। ठीक है, ये देख लीजिए, ये होता है जनवरी में। कुष्ठ निवारण जैन में मनाया जाता है और अल्जाइमर मनाया जाता है 21 सितंबर को। ठीक है, ये हम क्रम से लगा लेंगे। फिर चौथा वाला सबसे लास्ट में और थर्ड वाला सबसे पहला। ठीक है, हो गया। फेरोमोन्स 20वें क्वेश्चन में पूछा है फेरोमोन्स किस में पाया जाता है? तो फेरोमोन्स कीटों में होता है। क्या करता है ये? और ये जो विपरीत लिंगी कीट होते हैं उनको आकर्षित करने के लिए ये इनमें पाया जाता है, एक रसायन होता है। क्वेश्चन 21 फेरोमोन्स कीटों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। क्वेश्चन 22 आयोडीन किससे प्राप्त होता है? लैमिनेरिया से। ठीक है, लैमिनेरिया क्या है? एक तरीके का शैवाल है। ठीक है, समुद्र में पाया जाता है, शैवाल है, समुद्र में पाया जाता है और ये समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और कुछ खाद्य पदार्थों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग हो जाता है, गले में सूजन हो जाती है, थायराइड ग्रंथि वो भी सूज जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 23 अब पूछा है समुद्र में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑब्वियसली आयोडीन वहीं से निकलता है। क्वेश्चन 24 मिलान करना है तो लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में होता है। ठीक है, सिट्रिक खट्टी चीज़ों में होता है। सिट्रिक क्या होता है? साइट्रिक या सिट्रिक खट्टे चीज़ों में होता है। नींबू हो गया, संतरा हो गया,
वगैरह वगैरह। ब्यूटेरिक मक्खन में और एसिटिक सिरका में। सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 याद कर लीजिए हो जाएगा, 2-3 नहीं 2 याद कर लीजिए हो जाएगा। बाकी अगर फंसेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-50 में फंसेगा। क्वेश्चन 25। ओके, फिर से मिलान करना है, ठीक है। तो दूध वाला हमें पता चल गया है लैक्टिक एसिड, और सिरका वाला हमें पता चल गया है एसिटिक एसिड, ठीक है। फल के लिए एथिलीन होता है, ये देखिए आर 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारा हो गया। और हड्डियों में क्या उपस्थित होता है? कैल्शियम फॉस्फेट उपस्थित होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। रट लीजिए वाला क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। क्वेश्चन ये वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या पूछा है देखिए, ये वाला प्री में पूछा गया था इससे पहले, और ये वाला मेंस में पूछा गया है। और डिफरेंस कितना है? सिर्फ एक का, कि अमाशय रस में क्या उपस्थित होता है? तो HCl होता है, ठीक है। कोई पूछा है क्वेश्चन 27 में कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होगा, लैक्टिक ना कि लैक्टोज। सही से पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, गलत ना पढ़ ले जल्दीबाजी में, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल का किस में होगा? खट्टे दूध में होगा। और लैक्टोज एक दुग्ध शर्करा है, मिल्क शुगर है, जिसके किण्वन या फर्मेंटेशन से लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक। बाकी देख लीजिए, कार्बोनिक अम्ल किस में होता है? सोडा वाटर में होता है। सोडा वाटर लोग गर्मियों में पीते हैं, फॉर्मिक मोस्टली गर्मी में पीते हैं। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी हो गया, और टार्टरिक अम्ल हो गया अंगूर का रस, ठीक है। क्वेश्चन 28। तो सभी को पता है कि त्वचा रोग किससे होता है, यानी त्वचा का कैंसर किससे होता है? पराबैंगनी किरणों से होता है। ध्वनि प्रदूषण किससे जुड़ा है? डेसिबल से जुड़ा है। वैश्विक तापन ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। क्वेश्चन 29। तो लैक्टोबैसिलस हो गया, दही बनाने के लिए काम आएगा। बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। यीस्ट अल्कोहल उत्पादन में होता है। और एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन 30 और देख लीजिए, बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग किस लिए होता है? तो ये क्या है? जैविक कीटनाशक है। क्वेश्चन 31। एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल है, क्या नाम है उसका? सैकेरोमाइसीस, ठीक है, सैकेरोमाइसीस नाम है। क्वेश्चन 32। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो क्या नाम है इसका? सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। क्वेश्चन 33। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के लिए और अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये यीस्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 34 पूछा है, शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपतृण मतलब समझ लीजिए, जो जैसे मान लीजिए सरसों का खेत है, तो सरसों के खेत में कुछ अलग से कुछ पौधे, कोई जंगली पौधा उगाया, घासें उगाई, तो उनको नष्ट करने की बात पूछ रहा है कि उनको ही सिर्फ नष्ट करेंगे, ना कि मेन फसल को। तो ये बात तो सही है, ठीक है। और कारण है कि अपतृणों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। कथन कारण सही है और उसकी मतलब सही व्याख्या भी की गई है। क्वेश्चन नंबर 35। स्थानीय वनस्पति का संग्रह, इसको एक वर्ड नाम दिया गया है। जब स्थानीय वनस्पति का संग्रह किया जाता है तो इसको कहते क्या है? इसको बोलते हैं हर्बेरियम। पूछा है कौन सा जैविक मूल का है? जैविक मूल का है, तो पन्ना, मणिक और पुखराज जैविक मूल के नहीं हैं। मूंगा जो है वो जैविक मूल है। पूछा है घड़ियाल गैवियलिस, ठीक है, कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में है, नेपाल में है, ठीक है, भारत में है, यहाँ पाया जाता है। फिर से क्वेश्चन 38 मिलान करना है। तो 5 जून आई होप सबको पता हो कि ये पर्यावरण दिवस है। एड्स वाला मैंने याद करा दिया आपको। मेरे कज़न का बर्थ डेट है 16 अक्टूबर और 5 सितंबर। 5 सितंबर शिक्षक दिवस है, बहुत मनाया होगा सबने। 16 अक्टूबर खाद्य दिवस।
ठीक। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून है। 40वां क्वेश्चन एड्स, ठीक है, हमने 1 दिसंबर देख लिया, टीबी देख लिया 24 मार्च को, कुष्ठ निवारण जनवरी में पड़ता है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को पड़ता है। ये देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। फिर पूछा डायबिटीज़ दिवस किस दिन पड़ता है, 14 नवंबर को पड़ता है। 41 हो गया। 42 देख लीजिए, ठीक है। एड्स मैंने याद करा दिया, 1 दिसंबर को होता है। खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, सबको याद होगा, ठीक है। अल्पसंख्यक दिवस नहीं होता है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है जो 18 दिसंबर को पड़ता है। और पशु ज्वाला जो है वो 4 अक्टूबर को पड़ता है। पूछा है क्वेश्चन 43 में जो मानव मूत्र है उसका पीला रंग किस चीज़ का, मतलब उसमें पीला रंग क्यों होता है, वर्णक का नाम बताना है। तो ये होता है यूरोक्रोम की वजह से, इसे यूरोबिलिन भी कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 44, अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, तो बहुत बच्चों वाला लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है। मे बी तब ना रहा हो, लेकिन अभी तो है बहुत बच्चों वाला, तो ये मैं नहीं करा रही। क्वेश्चन 45, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आईएएस का क्वेश्चन है, मतलब अभी के लिए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार पढ़ने से वैसे भी याद नहीं होना है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। रेलेवेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन 46, संकटापन्न प्रजातियों के बारे में पूछा है, अभी के लिए रेलेवेंट नहीं है, 2003 का आईएएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47 पूछा है, सुमेलित नहीं है, ठीक है, बताना है जो सुमेलित नहीं है। अच्छा, तो जीन वगैरह और डीएनए के बारे में, प्रौद्योगिकी के बारे में कौन बताता है, तो ये आनुवांशिक अभियंत्रण बताता है, ठीक है। ऐसे पहले वाले चैप्टर में हमने किया है ये वही चीज़। ऑप्शन बी पूछ रहा है गर्भस्थ शिशु में आनुवांशिक व्याधियाँ, ठीक है, अगर कोई गर्भ में अगर कोई शिशु है उसके में कोई दिक्कत है, आनुवांशिक दिक्कत है, तो उसके लिए पता क्या कैसे करेंगे, तो नाम है उसका एमनियोसेंटेसिस एक परीक्षण है उससे। ऑप्शन सी एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्मजीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरण, ठीक है। यही परिभाषा ही है जैव निम्नीकरण की। और चौथा ऑप्शन बोल रहा है कि सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पालक निकाय बायोमास। अभी इसमें क्या गलत है ये देख लीजिए। बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। बायोमास जीवित जीवियों से, ठीक है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत जिसे जैवमंडल कहते हैं पर विद्यमान है, ठीक है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है और इसमें बाकी अन्य सम्मिलित है। क्वेश्चन 48, मानव तंत्र में प्रतिऑक्सीकारकों का कार्य क्या है, तो ये क्या काम करता है, विटामिन संश्लेषण नहीं, यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं नहीं, तो ये क्या करते हैं, मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया से मुक्त मूलक उत्पन्न होते हैं जिसके द्वारा कोशिकाओं को क्षति पहुंचाने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं इन मुक्त मूलकों से ऑक्सीकृत हो जाते हैं जिससे श्रृंखला अभिक्रिया को तोड़ने में मदद मिलती है, ठीक है। इसमें मिलान करना है, हमने एक याद किया था इसमें कार्डियो वाला, ठीक है, सी फॉर कार्डियो, ईसीजी, बी का चौथा आंसर निकल आया, ठीक है। बाकी देख लीजिए, जो ईईजी होता है वो मस्तिष्क से रिलेटेड है, सी फॉर कार्डियो, ओ फॉर ये इलेक्ट्रोऑक्यूलोग्राफी, ठीक है, ये रेटिना आँख से रिलेटेड है, और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है, मांसपेशियों तथा मांसपेशियों का नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। क्वेश्चन 50वां, ईईजी मस्तिष्क, ठीक है। थोड़ा जल्दी इसलिए लग रहा होगा आपको, हो सकता है क्योंकि मैंने अभी एक जस्ट वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से 40 मिनट का था, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं आई और मैंने रिपीट करके तुरंत फिर बना दिया ऐसा, ठीक है। तो मुझे इसलिए थोड़ा जल्दी में कर रही हूँ, और वो अपने आप हो भी रहा है क्योंकि आपने 50-60 क्वेश्चन एक बार में पढ़े, फिर उसके बाद दोबारा पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा कम टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन 51, ईईजी मस्तिष्क से रिलेटेड है। क्वेश्चन 52 देखिए, ऑडियो
कान से रिलेटेड हो गया, ठीक है। और सी फॉर हृदय, कार्डियो, ई फॉर मस्तिष्क हो गया, और मैमोग्राम वक्ष से रिलेटेड हो गया, ठीक है। पूछा है क्वेश्चन 53 में कि शरीर के भीतर के रोगों की पहचान, तो ये एंडोस्कोपी, हमने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन देखा था। फिर बाकी और देख लीजिए क्या क्या है। एंडोस्कोप हो गया शरीर के भीतर, ठीक है। कार्डियो हृदय से रिलेटेड हो गया। जायरो कैसा हो गया, कोणीय स्थिति या झुकाव के मापन के लिए होता है। और क्रेस्कोग्राफ किसके लिए होता है, पौधों की वृद्धि के नापने के लिए, ठीक है। 54 पूछा है टेट्राप्लेजिया, ठीक है। टेट्राप्लेजिया हो गया मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि दोनों हाथ पैरों में पक्षाघात हो गया है, ठीक है। पैरालिसिस बोलते हैं, पैरालिसिस। और पैराप्लेजिया क्या होता है, शरीर के निचले हिस्से यानी दोनों पैरों में पैरालिसिस हो जाता है। टेट्राप्लेजिया और पैराप्लेजिया। क्वेश्चन 55 प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण 3 प्रमुख गुण हैं, किसके, उपापचय के। ये तीनों उपापचय के प्रमुख गुण हैं। उपापचय जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं। अब साधारणतः उपापचय को 2 भागों में बांटा जाता है, एक अपचय और दूसरा उपचय। अपचय में क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन करते हैं, जैसे कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा का उत्पादन। और उपचय क्या होता है, उपचय ऊर्जा का प्रयोग करके प्रोटीन तथा नाभिकीय अम्लों जैसे कोशिकाओं के अंशों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन 56 कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित में से क्या नाम है, रेयॉन नाम है, रेयॉन बोलते हैं, ठीक है। क्या है, ये एक सिंथेटिक फाइबर है। क्वेश्चन 57 अब पूछा है रेशम तंतु, रोम, पिच, नख, नखर, ठीक है, किसके बने होते हैं, तो ये केराटिन के बने होते हैं। जो हमारे नाखून, हमारे बाल होते हैं, ये केराटिन के बने होते हैं। केराटिन की मात्रा अधिक हो जाए तो किडनी डैमेज होने का खतरा रहता है। क्वेश्चन 58 पादप रेशा तने से प्राप्त होता है, किसके तने से प्राप्त होता है, तो सनई के, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पौधा है ये। फिर पूछा है ये कौन जो अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो ये मेढक होता है, ठीक है। मेढक क्या होता है, उभयचर एक जंतु है, पानी और ज़मीन दोनों पे रहता है। शीत रक्त वाला है, क्या मतलब है कि ये अपना तापमान अपने अनुसार घटाते बढ़ाते रहते हैं, मतलब वातावरण के अनुसार घटाते बढ़ाते हैं। मेढक की त्वचा उच्च पारगम्य होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही निकल जाती है, ठीक है। इस अद्वितीय विशेषता के कारण मेढक अपनी त्वचा से सांस ले सकता है। स्थल पर एक वयस्क मेढक अपने फेफड़ों द्वारा श्वसन लेता है। क्वेश्चन 60 मेढक कोल्ड ब्लड एनिमल है, तो ये बात सही है। और कौन कौन है, सांप है, सांप जैसे और जितनी चीज़ें हैं, कौन है, छिपकली है, गिरगिट है, और मगरमच्छ है, मछली है, फिर कीट है। मेढक के कायांतरण में क्या होता है, आँख छोटी हो जाती है। कायांतरण मतलब बदलाव हो रहा है इसके शरीर में। क्या होगा, जैसे टैडपोल है तो शाकाहारी होता है, शैवाल एवं जलीय पौधों का भक्षण करता है। जब वही टैडपोल बड़ा हो जाता है और वह मेढक बन जाता है तो उसकी आंतें छोटी हो जाती हैं, तब वो मांसाहारी भोजन करने लगता है और वो पचाने में उसको हेल्प मिलता है, इसलिए उसकी आंतें छोटी हो जाती हैं। क्वेश्चन 62 कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा में क्या होता है कि हाइड्रा जो होते हैं ये श्वसन अंग तथा रक्त प्रणाली अनुपस्थित होती है और ये विसरण के माध्यम से श्वसन करते हैं। 63 एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की क्रिया को क्या कहते हैं, उपपरजीविता कहते हैं। क्वेश्चन 64 सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो माइकोप्लाज्म कहते हैं उसको, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन 65 एक सांड के वीर्य को कृत्रिम गर्भाधान हेतु किस में रखा जाता है, तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्वेश्चन 66 कौन गाय की उच्च दूध उत्पादन प्रजाति है, ठीक है, तो यह है होल्स्टीन। कहाँ, नीदरलैंड। होल्स्टीन नाम की गाय है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है, रिकॉर्ड भी इसने बनाए हैं और ये नीदरलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन 67 ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ROARO 2021 का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि कौन सा पशु है और उसकी कौन सी नस्ल है, तो भदावरी, ठीक है,
और थार पार कर, नहीं सॉरी, भदावरी भैंस, गाय, सिंधी, थार पार कर। यानी कि ये जो डी ऑप्शन में थार पार कर है वो गाय की प्रजाति है, सिंधी और थार पार कर। बकरी क्या है? जमुना पारी। क्वेश्चन 68, केंद्र सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य, इम्पॉर्टेंट नहीं है, पुराना क्वेश्चन है, आंसर इसका हो जाएगा गायों की देसी नस्ल की रक्षा करना। क्वेश्चन 69, क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? आलू में। किस लिए? उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है, ठीक है, ये क्लोनल वर्ण। क्वेश्चन 70, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों से भोजन को, ये पौधा है, ठीक है, ये है पत्ती, तो ये क्या करेगा? फ्लोएम क्या करेगा? फ्लो करेगा। क्या फ्लो करेगा? इस पत्ती से खाना लेगा और इसके बाकी भागों को ये पहुंचाएगा, इधर उधर सबको पहुंचाएगा, ठीक है, जड़ तना वगैरह को। और जो ये तो फ्लोएम का काम हो गया। और जाइलम क्या करता है? जाइलम नाम से है जल, ठीक है, जाइलम, ठीक है, जाइलम। तो ये क्या करेगा? जल लेगा और इस जल को पौधे के सारे भागों तक पहुंचा देगा, ठीक है। यहाँ तक करते हैं, मेरा गला भी बैठ रहा है। थैंक यू।